मैं भानगढ़ दुर्ग बोल रहा हूं। मैं एशिया का सबसे बड़ा भूतों के किले के नाम से जाने जाने वाला किला हूं। जहां बात करें भारत की खौफनाक और डरावनी जगहों की, तो मेरा कोई पर्याय नहीं है। मैं वो किला हूं जहां आज भी भूतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहां तक कि भारत सरकार भी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले मेरे यहां आने से मना करती है। मैं आज भी उन डरावनी कहानियों के इतिहास के साथ टूटी फूटी जर्जर हालात में यहां वीरान जंगलों में खड़ा हूं और अपने जीवन के अंतिम दिन काट रहा हूं। मैं मेरे भूतिया होने की पूरी कहानी आज आपके सामने बयान करूंगा। लेकिन जरा सोच कर देखो, सरकार ने तो सूर्यास्त से पहले और सूर्य उदय होने तक मेरे पर दुर्ग में किसी के रहने की मनाही कर दी है, परंतु मैं कहां जा सकता हूं। मुझे तो आज भी इस काली अंधियारी रात में वो सब कुछ सहन करना पड़ता है जो एक जीवित इंसान पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। मैं ये सब सह रहा हूं अकेला, नितांत जंगलों और वीरानों के बीच। भूत प्रेत की कहानियां सुनने और देखने में बड़ी रोमांचक लगती हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये सब आपके साथ घटित हो तो क्या रोमांचक लगेगा, या फिर आप डर के मारे थर थर कांपने लगेंगे। लेकिन मैं ये सब खुद में महसूस करता हूं। किसी पैरालौकिक शक्ति या भूत प्रेत जैसी आत्मा का आपके आसपास होना आपको डरा देगा। अगर ऐसा सच में आपके साथ हो जाए तो आप अपने प्राण तक गंवा दोगे। अच्छा हुआ मैं निर्जीव हूं, मुझ में प्राण नहीं है, अन्यथा मैं रोज मरता। रोज मेरी आत्मा को डर डर के मरना पड़ता। मेरे किले का तालाब वाला क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ और महल के परिसर के भीतर एक प्राकृतिक जलधारा तालाब में गिरती है। आपको बता दें कि किले के परिसर में भूतिया अनुभवों और घटनाओं के डर के कारण अब मेरे से गांव बहुत दूर हो गए हैं। हर कोई मुझे भूतिया बताता है। हर किसी का बस यही डर रहता है कि भानगढ़ किले के भीतर क्या है। कहने को तो संसार में बहुत सारी जगह भूतिया कही जाती है, लेकिन मैं राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में स्थित ऐसा किला हूं जिसको सरकारें भी नॉर्मल जगह नहीं मानती। वहां पर लगे ASI के बोर्ड में साफ लिखा है कि मेरे प्रांगण में रुकना सख्त मना है। अगर आप रुके तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको बता दूं, जो भी रात में आज तक मेरे दुर्ग में रुका, उनके साथ घटित घटनाओं का मैं साक्षी हूं। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक महाराजा मानसिंह के भाई माधव सिंह ने मेरे इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। मेरे इस विशाल आकार वाले भव्य दुर्ग में पहले लोग भी रहा करते थे, लेकिन भूतिया हो जाने के बाद एकाएक मेरे इस पूरे प्रांगण को खाली कर दिया गया और मुझे अकेला इस वीरान जंगल में छोड़ दिया गया। मेरे किले की प्राचीर में प्रवेश करते ही आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे जो मेरे को शापित होने के पहले के ग्रामीण की दुकानों और घरों का एहसास कराएंगे। वहीं पास में आपको नर्तकियों की एक हवेली टूटी फूटी जीर्ण हालत में दिखेगी और नर्तकियों के घुंघरू की आवाज आज भी मैं अंधकार वाली मध्यरात्रि में सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता हूं और अपने उसी भव्य अतीत में लौट जाता हूं। लेकिन मैं जानता हूं उन आत्माओं के दुख को जो कई शताब्दियों से आज भी उस श्राप का दंश झेल रही हैं। जैसे जैसे आप मेरे परिसर में आगे बढ़ते जाएंगे, कई खंडहर देखते जाएंगे। किसी भी खंडहर की छत को सही सलामत नहीं पाएंगे सिवाय मंदिरों के। मेरे प्रांगण में कई मंदिर हैं जो आज भी सही सलामत खड़े हैं। उन्हें आराध्यों के दर्शनों और उनकी ताकतों से मैं आज भी हाथ टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हालत में भूतों की कहानियों के साथ खड़ा हूं। जैसे ही आप मेन दुर्ग के दरवाजे पर आएंगे, आपको लोहे के द्वार मानो भूतिया किले में आपका स्वागत करने के साथ ही चेतावनी देते हुए दिखाई देंगे। जरा सब्र कीजिए, मैं आपको वो भूतिया कहानी भी बताने वाला हूं जिससे मेरी हालत हुई। वो सभी डरावनी बातें, उन जगहों के साथ घटनाओं का जिक्र करूंगा जो आपको मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक ऐसा जलकुंड दिखाई देगा जिसमें पूरे साल हर दिन पानी भरा रहता है। इसमें पानी आने का रहस्य एकदम गुप्त है, इसलिए इस कुंड को प्राकृत जल कुंड के नाम से
जाना जाता है। यहीं पर जलकुंड के पास में ही महादेव जी का मंदिर है, जो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। इस मंदिर को आज भी उस तांत्रिक के श्राप का प्रेम आत्माओं का कुछ भी बिगाड़ न सकी। लेकिन आगे मैं आपको अपने भव्य महल की हालत दिखाऊंगा, जो उन प्रेत आत्माओं ने महल की हालत कैसी कर दी है। अब आगे चलते चलते मैं आपको मुख्य महल की ओर ले चलता हूं, जो मेरे दुर्ग का सबसे मजबूत और राजशाही परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। आप देखिए कितनी मजबूती से मेरे महल के परकोटे और दरवाजों का निर्माण किया है। लेकिन किसी हमले से तो मैं बचा रहा, लेकिन उन आत्माओं से बचने के लिए ये परकोटे पर्याप्त मजबूत नहीं थे, और मेरी ये जीर्ण शीर्ण हालात का जिम्मेदार मैं किसको मानूं? दोस्तों, मैं अपनी पूरी दर्द भरी कहानी आपको बयान करूंगा। मेरे मुख्य महल के अंदर प्रवेश करते ही आपको चमगादड़ों के मल की बदबू से लेकर चमगादड़ों की आवाज के साथ जीर्ण शीर्ण हालत में मेरे महल के कमरों की दीवारें दिखाई देंगी, मानो आपसे कह रही हों कि हमारी इस दयनीय दशा को देखो। काली अंधियारी रातों में चमगादड़ों की चमकीली आंखें मानो मुझे मेरी राजशाही दिनों की याद दिलाती हैं। शापित और आत्माओं का बसेरा होने से पहले मैं एकदम रंगीन, जगमगाता हुआ विशाल दुर्ग हुआ करता था। वैसे ही मेरे नजारे हुआ करते थे। इन्हीं महलों और इन्हीं कमरों में राजशाही परिवार की महिलाओं के कदम पड़ते थे, और उनकी पायल की छन छन की आवाजों से मैं भाव विभोर हुआ करता था। लेकिन अब मुझे कई प्रकार की प्रेत आत्माओं और नर्तकियों के घुंघरू की आवाजों के साथ काली अंधियारी रातें गुजारनी पड़ती हैं। इन्हीं महलों में रहने वाली एक राजशाही परिवार की रानी हुआ करती थी, जो मेरे ही महलों में आती जाती। मैं उनको निहारते रहता। इतनी सुंदर रानी मेरे यहां निवास करती है। फिर आई वो काली अंधेरी रात, जिस दिन मेरे इस राजमहल को भगवान जाने किसकी नजर लग गई। और उस रात्रि के बाद हुई एक सुबह। उस दिन एक तांत्रिक भिक्षा मांगने के लिए महल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल के भिक्षा देते समय उस तांत्रिक की नजर मेरे महलों में विचरण करती हुई उस रानी के ऊपर पड़ी, और वो मनमोहित हो उठा। फिर वो अपनी एक कुटिया बनाकर महल के ही समीप साधु का भेष धारण कर तपस्या करने लगा। रानी और उनकी दासियों की दिनचर्या के ऊपर अपनी नजर रखने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे खूबसूरत रानी ने नहाते हुए अपनी दासी से कहा कि अरे दासी, जरा देखो तो, बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल खत्म हो गया है, तू लेकर आएगी क्या बाजार से? ये चर्चा तो निजी कमरे में रानी और दासियों के बीच हो रही थी, परंतु मैंने महसूस किया कि उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया से रानी और इन दासियों में होने वाली चर्चाओं को सुन लिया, और अपने तंत्र की क्रिया से महल के बाहर मौजूद बाजार में एक दुकानदार बनकर बैठ गया। महलों के बाहर इन दुकानों के अवशेष आज भी आप देख सकते हैं। फिर क्या था, मेरे महल के दुर्ग से निकलती हुई मैंने एक दासी देखी, जो संभवतः सुंदर रानी के बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल लेने जा रही थी। मैंने देखा कि रानी के लिए हमेशा एक ही दुकान से सामग्री लाई जाती थी, परंतु जैसे ही दासी की नजरों में उस तांत्रिक में अपनी नजर डाली, मानो दासी तंत्र क्रिया से सम्मोहित होकर उस तांत्रिक की दुकान की ओर मुड़ गई। फिर वहां से उस तांत्रिक के द्वारा एक विशेष तंत्र क्रिया से किया एक तेल खरीदकर मेरे दुर्ग में दासी घुस गई। उस समय मुझे आभास हुआ मानो मेरे काल ने मेरे अंदर ही प्रवेश कर लिया हो, लेकिन मैं उन सब बातों से अनजान था। जैसे ही दासी ने उसे सुगंधित तेल का पात्र रानी की ओर बढ़ाया, उस पात्र को देखकर रानी सारी कहानी समझ गई थी, क्योंकि वो रानी एक सती महारानी थी, जिनके अस्तित्व की तपस्या के प्रताप से रानी को सारी कहानी समझ आ गई। फिर रानी ने कहा, है दासी, तुम ये तेल नहीं, ये भानगढ़ का काल लेकर आई हो। ये सुनकर दासी सुन्न हो गई। फिर रानी ने आदेश दिया कि महल के बाहर निकल जाओ और इस तेल को एक बड़ी पत्थर की चट्टान पर उड़ेल दो। फिर क्या था, रानी की दासी ने आदेश का पालन किया और महल के बाहर जाकर एक चट्टान पर यह तेल फेंक दिया। जैसे ही रानी वापस आई तो वो देखती कक्ष में राजा के साथ सारे मंत्रीगण मौजूद थे। रानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर सभी इंतजार करने लगे। उस काल रात्रि की 12 बजने वाली थी, जो मध्य रात्रि की एक निशानदेही मानी जाती है। महलों की खिड़कियों से मानो सभी राजशाही परिवार दर्शक के रूप में बैठे बैठे देख रहे हों, और रात्रि में एकाएक वो चट्टान जिस पर तेल डाला गया था, उड़कर सीधे उस तांत्रिक की कुटिया में पहुंच गया
और सीधा तांत्रिक के ऊपर गिर गया। उसने मुझे श्राप देते हुए ऐसा तांत्रिक टोटका कहा और श्राप दिया कि कुछ ही घंटों के बाद जो भी इस महल में रहेगा उसके प्राण मैं ले लूंगा। श्राप सुनकर आनन फानन में महाराजा ने अपने पूरे परिवार सहित ये राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया था। लोग महल छोड़ भी दिए और पूरा नगर खाली हो गया। लेकिन जल्दी इतनी थी कि पूरी रात में पूरा नगर खाली नहीं हो पाया। सुबह होते ही उस तांत्रिक की आत्मा ने जो नागरिक और राजशाही परिवार के सदस्य मेरे दुर्ग परिसर में बच गए थे उन सभी के प्राण ले लिए और मैं ऐसे ही खड़ा खड़ा सबको देखता रहा। मैं सहम गया। मैं अपने नगर को उजड़ते हुए मेरी आंखों से देख रहा था और मैं कुछ न कर सका। उस तांत्रिक ने उस सुगंधित तेल में ऐसी तंत्र क्रिया की थी कि इसके द्वारा जो भी उस तेल को अपने बालों में डालता वो सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंच जाता। इसलिए चट्टान पर डालने से वो चट्टान रात के ठीक 12 बजे उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरी। कुछ ही महीनों में मेरा महल एकदम खंडहर बन गया और पूरे महल की छतों को जगह जगह से गिरता महसूस करने लगा। लेकिन आज मैं मेरे परिसर में मौजूद मंदिरों को ज्यों का त्यों खड़ा पाता हूँ। इसी के साथ मेरे दुर्ग के बारे में ये कहानी भी प्रचलित है कि उकत भानगढ़ बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल था, जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की अनुमति दी थी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं छूनी चाहिए। परंतु राजा माधव सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर मौजूद है। मेरा ये मजबूत किला 4 दीवारों से घिरा, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं और कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार, इसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडहर हैं। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मेरा संपूर्ण किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चारों ओर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बड़ा ही सुंदर हो जाता है। मेरे किले को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। मेरे दुर्ग के सबसे ऊपरी भाग की ओर आप जाकर दुर्ग के चारों तरफ से देखेंगे तो मेरे विशाल दुर्ग के ऊपर किस प्रकार का जुर्म हुआ है उसे आप महसूस कर पाएंगे। लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझ तक पहुंच कैसे सकते हैं। अगर मेरे बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप इस किले को देखने आना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि भानगढ़ राजस्थान राज्य के अलवर जिले का एक गांव है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच में स्थित है। मेरा निकटतम हवाई अड्डा जयपुर का संतेंद्र हवाई अड्डा है, जो मेरे से 56 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन की सहायता से भानगढ़ किले जाने का प्लान बना रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ स्थित दौसा रेलवे स्टेशन उतरना पड़ेगा, जो भानगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा भानगढ़ सड़क मार्ग से भी देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ चलने वाली सार्वजनिक बसें आपको भानगढ़ किले तक पहुंचा सकती हैं। राजस्थान राज्य का अलवर जिला सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, तो आप रोड से भी मुझ तक आ सकते हैं। तो मित्रों, ये थी भूतिया भानगढ़ यानी मेरे किले की संपूर्ण जानकारी। और आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगी घंटी पर क्लिक जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी रहस्यमयी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।